नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के यानी कि केमिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 2 है उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि वीडियो नंबर 3 हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शंस, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। इसका मतलब होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि विलय में जितने मोल रहेंगे वे मोल डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। जैसे विलयन का एक्स बी इजकल टू दिया रहे तो विलय के मोल डिवाइडेड बाई कुल मोल हो जाएगा एन बी बाई एन टी इजकल टू एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। विलायक का एक्स ए इजकल टू हो जाएगा विलायक के मोल डिवाइड बाई कुल मोल एन ए बाई एन टी इजकल टू एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। नोट एक्स ए प्लस एक्स बी इजकल टू हो जाता है 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज कितना होगा। एक क्वेश्चन पूछा भी है। H2O यानी कि ग्राम जल में H2O में WA का मान हो जाएगा 90 ग्राम। इसका अणु भार हो जाएगा 2 गुने 1 यानी कि हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 + 2 इजकल टू 18 हो जाएगा। नंबर ऑफ एन ऑफ ए हो जाएगा W ऑफ ए डिवाइड बाई एम ऑफ बी यानी कि 90/18 इजकल टू 5 हो जाएगा। अब C6H12O6 को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, जिसे बी से नोट करते हैं। W ऑफ बी इजकल टू 1.8 ग्राम, एम ऑफ बी इजकल टू 6 गुने 12, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा तो 12 गुने 1, ऑक्सीजन का होता है 16 यानी कि 6 गुने 16। सबको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा यानी कि अणु भार इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 180 हो गया। एन बी इजकल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी यानी कि 18/1800 इजकल टू 1/100 इजकल टू 0.01 हो जाएगा। एन टी इजकल टू हो जाएगा एन ए प्लस एन बी इजकल टू 5 + 0.01 इजकल टू 5.01 और एक्स बी इजकल टू एन बी बाई एन टी इजकल टू एन बी के जगह पर हो जाएगा आपका 0.01 और एन टी के जगह पर हो जाएगा 5.01। इसको सोल्व करेंगे तो 0.00199 हो जाएगा। ए को हम लोग विलायक कहते हैं, बी को विलय कहते हैं और टी को विलयन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिट के एक नमूने में एथेनॉल 90% W/W है तो एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। इसका W1 90 ग्राम यहाँ पे दिया हुआ है तो M1 इजकल टू 2 गुने 12, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 गुने 1 हो जाएगा प्लस, चूँकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 1 है तो 6 गुने 1 ऑक्सीजन का हो जाता है 16। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। N1 इजकल टू W1/M1 90/46 इजकल टू 1.96 हो जाएगा। H2O का देता है तो W2 इजकल टू दिया हुआ 90% इथेनॉल है तो 10% क्या है, जल है, 10 ग्राम। M2 इजकल टू हो जाएगा 18 और 18 इसलिए क्योंकि H2O का जो मोलिकुलर वेट होता है 18 होता है। N2 इजकल टू W2/H2 10/18 इजकल टू 0.56। NT इजकल टू N1 प्लस N2 इजकल टू 1.96 प्लस 0.56 इजकल टू 2.52 हो गया। X1 इजकल टू N1/T इजकल टू 1.96। N1 का वैल्यू है 1.96 डिवाइड बाई NT का वैल्यू है आपका 2.52। आंसर हो जाएगा आपका 0.78। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका भारानुसार 30% ग्लिसरॉल यानी कि C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश ज्ञात कीजिए। C3H8O3 यहाँ पे W1 दिया हुआ है 30 ग्राम तो M1 हो जाएगा 3 गुने, कार्बन का 12 होता है, फिर उसके बाद में 8 गुने, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस 3 गुने, ऑक्सीजन का होता है 16। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92। N1 इजकल टू W1/M1 यानी कि 30/92 इजकल टू 0.33। यहाँ पे जल दिया हुआ है तो जल में हो जाएगा आपका दूसरा नंबर जल है तो W2 यानी कि 30% ग्लिसरॉल है तो 70% यानी कि 70 ग्राम कितना है, जल है। तो M2 इजकल टू 18। H2O का जो अणु भार होता है वो मतलब कि 18 होता है। N2 इजकल टू W2/M2 यानी कि 70/18 इजकल टू 3.89। टोटल N2 इजकल टू N1 प्लस N2 इजकल टू 0.33 प्लस 3.89 इजकल टू 4.22 हो जाएगा। X1 इजकल टू हो जाएगा N1/T इजकल टू 0.33 डिवाइड बाई 4.22 इजकल टू हो जाएगा 0.08। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में एथिल अल्कोहल को हम लोग बोलते हैं C2H5OH का एक विलयन भारानुसार 46% है
तो एथिल अल्कोहल का तथा जल के मोल प्रभाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, C2H5 को H पहला दिया हुआ है बिलियन, तो W1 यहाँ पे दिया हुआ है 46 ग्राम, तो M1 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 12, कार्बन का 12 होता है, 5 1 6 है तो 6 गुने 1, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, सबको जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। N1 इक्वल टू W/M1 इक्वल टू 46/46 इक्वल टू 1 हो जाएगा। H2O यानी कि जल दिया हुआ है तो W2 इक्वल टू 100 - 46 इक्वल टू 54 ग्राम दिया हुआ है, तो M2 इक्वल टू 2 गुने 1 + 16 इक्वल टू 18, जल का 18 हो जाता है। N2 इक्वल टू W2/M2 इक्वल 54/18 इक्वल टू 3 हो जाएगा। N1 इक्वल टू N1 + N2 इक्वल टू 1 + 3 इक्वल टू 4, तो X1 इक्वल टू N1/T1 इक्वल टू 1/4 और X2 इक्वल टू N2/NT इक्वल टू 3/4। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज के जल में बने विलयन की सांद्रता 10% W/W है, तो विलयन में प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है। C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फार्मूला होता है। यहाँ पे W1 दिया हुआ है 10 ग्राम, M1 दिया हुआ है 180 ग्राम होता है। टोटल C6H12O6 का M1 जो होता है 180 ग्राम होता है। N1 इक्वल टू W1/M1 इक्वल टू 10/180 इक्वल टू 0.06। H2O में W2 हो जाएगा, ये 10 ग्राम है तो ये हो जाएगा 90 ग्राम जल, तो M2 इक्वल टू 18 हो जाएगा। N2 इक्वल टू W2/M2 इक्वल टू 90/18 इक्वल टू 5 हो जाएगा। N2 इक्वल टू N1 + N2 इक्वल टू 0.06 + 5.06। X1 इक्वल टू N1/T1 N1/N2 इक्वल टू 0.06 डिवाइड बाई 5.06 यानी कि 0.01 हो जाएगा। X2 इक्वल टू N2/NT यानी कि 5/5.06 इक्वल टू 0.99। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विलेयता या घुलनशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। इसे किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। किसी पदार्थ का वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसे ही उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक है आपका ठोसों की द्रव में विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, यानी कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलय की ग्राम में अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलय के ग्राम में अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ठोस पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ये आपका ठोस की द्रव में विलेयता हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। विलय एवं विलायक की प्रकृति सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे जल में नमक अधिक घुलनशील होता है, जैसे बेंजीन में नमक कम घुलनशील होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक यानी कि सामान सामान को घोलता है, जैसे में तैसा, यानी कि जल में नमक अधिक घुलनशील होता है क्योंकि जल और नमक जो दोनों होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, और बेंजीन नमक दोनों एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय होता है, इसलिए यह कम घुलनशील होता है। ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय को घोलेगा और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय को घोलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय तथा अध्रुवीय अणु की पहचान। ध्रुवीय अणु में निम्न में से कोई एक अधिक गुण हो सकते हैं, निम्न में से कोई एक या अधिक गुण हो सकते हैं। सिरों पर धन तथा ऋण आवेश रहेगा तो उसे हम लोग ध्रुवीय अणु बोलेंगे, या असंतुलित संरचना रहेगी तब भी हम लोग उसको ध्रुवीय अणु बोलेंगे, या कोणीय संरचना रहेगी तब भी उसको हम लोग ध्रुवीय अणु बोलेंगे, या केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर रहेंगे उसे ही हम लोग ध्रुवीय अणु कहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है? ताप बढ़ने पर कुछ पदार्थों का विलेयता बढ़ जाती है, जैसे NaNO3, NaCl, NH4Cl, KNO3 etc। ताप बढ़ने पर कुछ पदार्थों की विलेयता घट जाती है, जैसे CaO, CaCO3 etc। यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे NaCl + Q हो जाएगा Na + Cl - या CaO + H2 हो जाएगा CaOH2 + Q। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। दाब का प्रभाव क्या है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब परिवर्तन का ठोस की दर में विलेयता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है गैसों की द्रव में विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, जैसे O2 जल में कम घुलनशील होता है, CO2, HCl आदि जल में अधिक घुलनशील होते हैं। जिस गैस का अवशोषण गुणांक अधिक उसकी विलेयता भी अधिक होती है। अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट NTP यानी कि नॉर्मल प्रेशर पर किसी भी विलायक के निश्चित आयतन गुली गैस का आयतन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
गैसों की दरों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैसेज, यानी कि विलायक से क्रिया करने वाली या विलायक में आयनित होने वाली गैसों की विलयता अधिक होती है, जैसे HCl, NH3, CO2, ETC। HCl को जब हम H2O की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो H++Cl- में बदल जाता है। NH3 को H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो NH4OH में बदल जाता है। CO2 + H2O को जब अभिक्रिया करते हैं तो H2CO3 में बदल जाता है। विलायक से क्रिया न करने वाली या विलायक में आयनित न होने वाली गैसों की विलयता कम होती है, जैसे O2। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं विलायक की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में अधिक घुलनशील होती है, जैसे HCl, NH3 आदि जल में अधिक घुलनशील होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ताप का प्रभाव जो हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ताप में वृद्धि करने पर गैस की द्रव्य में विलयता घटती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे H2O + CO2 को जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं तो H2 + CO3 निकलता है, प्लस यहाँ पे आवेश निकल जाता है बाहर, यानी कि ऊष्मा बाहर निकल जाता है। नोट में H2 और He की जल में घुलनशीलता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज इन सॉल्वेंट। विलायक में अन्य पदार्थों उपस्थित होने पर गैस की द्रव्य में विलयता घट जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दाब का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब बढ़ने से किसी गैस की द्रव्य में विलयता बढ़ जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हेनरी का नियम, यानी कि हेनरीज लॉ। यह पूछ सकता है हेनरी लॉ क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती है। विलयता को m से डिनोट करेंगे तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि प्रेशर। m इजकल टू, जब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे तो m इजकल टू K × P हो जाएगा, जहाँ पे m घुली गैस की मात्रा है, P इजकल टू साम्य गैस पर दाब है और K इजकल टू समानुपाती स्थिरांक है। डाल्टन के अनुसार लेकिन क्या कहता है कि गैस की विलयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। अतः किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मूल प्रभाज या मोल भिन्न, यानी कि एक्स गैस के समानुपाती होती है। यह डाल्टन के अनुसार है, यह डाल्टन का कहना है कि गैस की विलयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। अतः किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज या मोल भिन्न एक्स गैस के समानुपाती होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि डाल्टन जो कहते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस, तो P इजकल टू K × N, Kn एक्स गैस हो जाएगा, Kn इजकल टू हो जाएगा P/x गैस, यहाँ पे Kn इजकल टू हेनरी स्थिरांक है। Kn का मान सब गैसों के लिए अलग अलग होती है। Kn का मान अधिक होता है तो गैस की विलयता कम होती है, तो आंशिक दाब P पर तथा गैस के मूल प्रभाज एक्स गैस के बीच खींचे गए ग्राफ का ढाल या प्रवणता Kn कहलाता है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x है और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर यानी कि P यहाँ पे है, तो इसका जो स्लोप होगा वह Kn होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब दाब बहुत अधिक न हो, ताप बहुत कम न हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, गैस का आणविक अवस्था में कोई भी परिवर्तन न हो। ये 4 पॉइंट पे हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं हैं दाब बहुत अधिक न हो, ताप बहुत कम न हो, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो तथा गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नोट में NH3 तथा HCl गैसें बेंजीन में कम घुलनशील होती है, इसलिए बेंजीन में घुल कर ये हेनरी के नियम का पालन करती है, परंतु NH3 और तथा HCl गैसें जल में घुलकर आयनित हो जाती है, इसलिए जल में इन पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पहला है आपका अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, इसलिए आरोहकों के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए कमजोरी महसूस होती है। इस रोग का नाम अनोक्सिया है। दूसरा नंबर पॉइंट है कि सोडा वाटर में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। तीसरा नंबर है गहरे समुद्र में दाब अधिक होने पर गोताखोर N2+O2 सिलेंडर लेके जाते हैं, इसलिए गैसों की रुधिर में घुलनशीलता अधिक हो जाती है, परंतु समुद्र से बाहर आने पर दाब कम और गैसों हो जाता है, जिससे गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे गैसों के बुलबुले उत्पन्न होते हैं, जिससे भयानक दर्द, गांठें या बेंट्स बन जाते हैं। इसलिए गैस सिलेंडर में N2+O2 की जगह साथ साथ He को भी हम लोग ले जाते हैं, जिससे गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम हो सके या कम हो जाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलयता में
हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। गैस प्लस द्रव को जब हम लोग इक्वेशंस करते हैं तो विलय गैस प्लस ऊष्मा प्राप्त होता है। गैसों की विलयता एक ऊष्मा क्षेपीय प्रक्रम है। ताप में वृद्धि करने पर लासातेलिये नियम के अनुसार साम्य विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाती है, अतः गैस की दर में घुलनशीलता में कमी आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 6.56 गुणे 10⁻³ ग्राम इथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में इथेन का आंशिक दाब 1 बार है। ठीक है, यदि विलयन में 5 गुणे 10⁻² ग्राम इथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? M1 दिया हुआ है 6 गुणे 10⁻³ ग्राम, P1 दिया हुआ है 1 बार, तो KH का मान निकलना है। तो KH इक्वल टू हो जाएगा M/P। M का वैल्यू दिया है 6.56 गुणे 10⁻³ डिवाइड बाई 1, यानी कि KH का वैल्यू हो गया 6.56 गुणे 10⁻³ ग्राम पर बार। M2 दिया हुआ है 5 गुणे 10⁻² ग्राम, P2 दिया हुआ है निकालना है KH इक्वल टू 6.56 गुणे 10⁻³ ग्राम पर बार। चूँकि KH इक्वल टू M/P, तब P इक्वल टू हो जाएगा M/KH। M का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुणे 10⁻² डिवाइड बाई 6.56 गुणे 10⁻8। इसको सोल्व करेंगे यानी कि तो हो जाएगा 7.62 बार। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में प्रयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक ज्ञात कीजिए। H2S N1 दिया हुआ है 0.195 और P का वैल्यू दिया हुआ है 0.987 बार। STP पर P का वैल्यू होता है 0.987 बार होता है। H2O दिया हुआ है W 1 kg यानी कि 1000 ग्राम होता है। M दिया हुआ है 18 होता है। N2 इक्वल टू W/M इक्वल टू 1000/18 इक्वल टू 55.55 हो जाएगा। NT इक्वल टू हो जाएगा 0.195 प्लस 55.55 इक्वल टू 55.745 हो जाएगा। H2S इक्वल टू N1/T, NT इक्वल टू 0.195 डिवाइडेड बाई 55.745 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.0035, जो कि KH इक्वल टू P/X गैस इक्वल टू P का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.987 डिवाइड बाई 0.0035 यानी कि 282 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 गुणे 10⁵ mmHg है। 298 केल्विन तथा 760 mmHg दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलयता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे KH का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4.27 गुणे 10⁵ mmHg, P का वैल्यू दिया है 760 mmHg। विलयता या मूल पराजय X गैस इक्वल टू हो जाएगा X इक्वल टू P/KH। P का वैल्यू यहाँ पे 760 है, KH का वैल्यू 4.27 गुणे 10⁵ है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1.78 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। तो हमने अभी इस चैप्टर के इस पार्ट को हम लोग ख़त्म कर दिए। अब आगे के क्वेश्चंस या आगे के टॉपिक जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।